फंक्शन ख़त्म होने तक इसका दिल उचाट हो चुका था। रात अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने वो बालियाँ उतारने के इरादे से बेदिली से खड़ी थी। कच्चे सेब के रंग का दुपट्टा कंधे पर डाला था और बाल खोल कर आगे को डाल रखे थे। बहारें भी इसकी नकल में घंघरियाली पोनी आगे को डाल लेती थी। पता नहीं वह बहनें फ़ोन क्यों नहीं उठाती, वो मेल का जवाब भी नहीं देती। खैर 2 हफ्ते तो रह गए थे, जाकर पूछ लूँगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंकी, फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। वहाँ जहान खड़ा था, जुमर्द रंग का कुर्ता और सफ़ेद शलवार पहने। पता नहीं कहाँ से कुर्ता खरीद कर लाया था, मगर अच्छा था। आस्तीन आतन कोहनियों तक मोड़े वो हाथ में 2 मग लिए खड़ा था। काफ़ी पियोगी? वो फिर से वहीं दोस्ताना से अंदाज वाला जहान बन चुका था। मैं सोने से पहले काफ़ी नहीं पीती, कह देने के बाद इसे लहजे की सर्द महरी का एहसास हुआ तो रुकी, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। हाँ, लेकिन अगर इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ़, मैकेनिक और कारपेंटर ने बनाई है तो ज़रूर पीऊँगी। तुम एक लफ्ज़ का इजाफा करते करते रह गई। क्रिमिनल। वो मुस्कुराया तो हया की मुस्कुराहट गायब होगी। क्या मुझे इस लफ्ज़ का इजाफा करना चाहिए था? हम इस बारे में बात कर सकते हैं। 2 हफ्ते बाद इसे बालाखिर इसके मुतालिक बात करने का ख्याल आ ही गया था। ठीक है, छत पर चलते हैं। इसने कानों से बालियां नहीं उतारी जिनमें मोती परोए थे। जहान के मोती वो सच नहीं बोलता था, और इसके मोती कैसे निकल आए? वो इन 2 हफ्तों में यही सोचती रही थी। नामहसूस तौर पर भी वो अब्दुर्रहमान पाशा से मुतफिक थी कि वो सच्चे मोती ही थे, मगर जहान को याद भी नहीं होगा कि वो मोती हैं। छत पे अंधेरा था, दूर कॉलोनी की बत्तियां जल रही थी। वो दोनों मंडे के साथ लगे झूले पे आ बैठे। हल्का हल्का झूला लॉन के बैठने से बिल्कुल थम गया, जो इनके बैठने से बिल्कुल थम गया। हया ने काफ़ी कमक लबों से लगाया। अच्छी बनी है। आखिर इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ़, मैकेनिक और कारपेंटर ने बनाई है। ओह, तुमने भी क्रिमिनल का इजाफा नहीं किया, क्योंकि मैं क्रिमिनल हूँ भी नहीं। क्या तुम्हें मेरा इतबार है? हाँ, इसने सोचने का वक्त भी नहीं लिया। सामने दीवार पे अब्बा के गमलों से ऊपर उन दोनों के साए गिर रहे थे, पौधों की टहनियों के ऊपर अजीब सी हैबत बना रहे थे। ठीक है, फिर तुम बताओ कि तुम इस शख्स को कैसे जानती हो जो इस रोज़ मेरे साथ था? अब्दुर्रहमान पाशा, अमतुल्ला हबीब पाशा का बेटा। इसने आने का पूरा नाम लिया। वो ज़रा चौंक के इसे देखने लगा। हाँ, तुम कैसे? लंबी कहानी है, सुनोगे? इसने बेनियाजी से शानू को जुम्बश देकर पूछा। वो सामने दीवार पर ही देख रही थी। इसने दूसरे साए को इस बात में सर हिलाते देखा तो वो कहना शुरू हुई। अपने साए के हिलते लब दिखाई नहीं देते थे, ना ही कान में पड़ी बाली की मोती की चम्मच। अगर दिखाई दे रहा था तो वह परेशानी, अजियत, एज़तराब, जिसे वह पिछले 5 माह से अपने दिल में छुपाए हुए थी। इसका एक हिस्सा इसने डीजे के साथ भी बांटा था, और अब इसने पूरा ही बांट दिया। सुबान जी की तरफ से मेल मसूल होने वाली रात, जब पहली दफ़ा फूल आए थे, इससे लेकर इस रोज़ वाले वाक़े तक इसने सब कह सुनाया। वो बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। अगर बोला तो सिर्फ इस वक्त, जब इसने इस्तक़लाल जदेसी में पाशा के चेहरे पर काफ़ी उल्टने का वाक़या सुनाया। अच्छा, तुमने पाशा बे के ऊपर काफ़ी उल्ट दी? वो जैसे बहुत महफूज हुआ था। हाँ, तुम इसे पाशा बे क्यों कहते हो? इसे सब पाशा बे कहते हैं, मिस्टर पाशा। शौक है खुद को मिस्टर कहलवाने का। काफ़ी के मग खाली होकर ज़मीन पर पड़े थे। दीवार पे साए वैसे ही चुपके बैठे, सारी दास्तान सुनते रहे। पौधे भी मुतवज्जा से। वो खामोश हुई तो वो जैसे कुछ सोचते हुए बोला, यानी कि इसने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, मगर मैं सिर्फ एक बात नहीं समझ सका। इतना सब कुछ हुआ और तुमने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्यों? तुमने किसी से मदद क्यों नहीं ली? मैं कभी भी इनको ये सब बता सकती जहान। अब तो मामला ख़त्म हो गया है, मगर जब शुरू हुआ था तो मुझे तुर्की जाना था। अगर मैं बताती तो वो मुझसे फ़ोन ले लेते, घर से निकलने पर पाबंदी लगा देते। तुर्की तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं था। वैसे भी मैं जानती थी कि जो मेरे घर के अंदर फूड रख सकता है, मेरे फ़ोन में ट्रेसर लगवा सकता है, इसके ख़िलाफ़ अब्बा भी कुछ नहीं कर सकते। और अब्बा को बताने का मतलब ये था कि ताया फरकान को भी बता देना, यानी पूरे ख़ानदान में तमाशा। अब्बा ताया अब्बा को बताएं, ये नहीं हो सकता। इतनी बहादुर तो मैं थी ही कि खुद अपने मसाइल हल कर सकती। सो तो है, इसने सर हिलाकर इतराफ़ किया। क्या तुम वाकई जानना चाहती हो कि मैं पाशा बे को कैसे जानता हूँ? देख लो, तुम ना भी बताओ तो मैंने जान तब भी लेना है। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
अल्लाह अल्लाह, ये इत्मीनान। वो पहली दफ़ा हंसा था। वो हौले से मुस्कुरा दी। असल में मैंने कुछ अर्सा होटल ग्रैंड पर काम किया था, इसलिए मैं इनका सो कॉल्ड भाई भाई को जानता हूँ। ये सगे भाई नहीं हैं, ये माफिया भाई हैं, एक ही माफिया फैमिली का हिस्सा। मगर ये बात अदलार में अगर कोई मेरे अलावा जानता है कि वो सगे भाई नहीं हैं तो वो अमतुल्ला हबीब पाशा हैं। खैर, मेरा पाशा वैसे कुछ मसला हो गया था और मैं इस्तिकलाल स्ट्रीट आ गया। वो रेस्टोरेंट इसी का है और वो औरत जिसको मैं अपनी लैंडलेडी बताता हूँ इसको वहीं बेचता है। वो इसकी साथी शेयर होल्डर है। वो मुझे रेस्टोरेंट की किस्तों के लिए तंग नहीं करता। ये मैंने झूठ बोला था, सॉरी। मगर इसने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया था जो मैं नहीं कर सका, जिसकी वजह से तलख कलामी हुई थी। कौन सा काम? वो चौंकी। वो अपनी फैमिली को ब्राउन मुल्क शिफ्ट करवाना चाहता है। इसके लिए इसे जेली दस्तावेज़ात और नई शनाख्तें चाहिए थी। मैं अपने एक दोस्त से ज़रिए इसे बनवा रहा था। एंड थैंक्स टू यू मैंने अब वो बनवा दिए हैं और इसकी फैमिली तुर्की से जा चुकी है। क्या? इसे झटका लगा। आयशा और बहारे चली गई? तो वो आयशा बहारे सबको जानता था। हाँ, मज़ीद में कुछ नहीं जानता, इसलिए इस मौजू को ख़त्म कर दो। और वो इसका भाई, वो कहाँ चला गया? मैं नहीं जानता वो अब कहाँ है। इसने शाने उचका दिए। वो जैसे इस मौजू से बचना चाहता था। फिर हया ने देखा इसका साया उठ खड़ा हुआ था। पौधों के ऊपर से होता पूरी दीवार पर फैल गया। इसने साए में इसका चेहरा तलाशने की कोशिश की मगर नाकाम रही। कितना सच था कितना झूठ, साए में सब गुडमुड हो चुका था। तुम क्या करते फिरते हो जहान? मुझे यकीन है कि तुम क्रिमिनल नहीं हो, मगर तुम ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखा करो। जो आपका हुक्म। साया मुस्कुराया था। वो बस तासुब से सर हिलाकर रह गई। इसकी सारी कथा सुनकर भी वो अपनी दफ़ा बहुत कुछ छुपा गया था। और आयशा बहारे वो कहाँ चली गई थी? वो दोनों आगे पीछे जीने उतरते नीचे आ रहे थे जब इसने अब्बा को लॉन्च में खड़े अपनी जाने मुतवज्जा पाया। जहान? वो सिर्फ जहान की तरफ मुतवज्जा थे। जी मामू। वो पुरसुकून अंदाज में कदम उठाता सीढ़ियों से नीचे इसके सामने जा खड़ा हुआ। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। वो बहुत संजीदा लग रहे थे। वो पहली सीढ़ी पर रेलिंग पे हाथ रखे खड़ी इनको देखने लगी। मैं सुन रहा हूँ। तुम रोहेल से इन टच हो, ये मैं जानता हूँ, मगर क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहो जो कि मैं नहीं जानता? जहान ने लम्हे भर की खामोशी के बाद नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। यानी कि कोई बात है? मामू, मैं दूसरों के मामलात में कभी दखल नहीं करता, इसलिए खामोश रहूँगा। अलबत्ता आप अपने तौर पे किसी से भी पता करवा सकते हैं। पता करवा लिया था, तुमसे तस्दीक चाह रहा था। बहरहाल मुझे अपना जवाब मिल गया है, तुम आराम करो। इसका शान अब थपथपा कर वो आगे बढ़ गए। इनके चेहरे की इस संजीदगी और इस तरह पहले से बढ़ चुका था। जहान वापस सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया कि इसका कमरा ऊपर था। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ? जवाबन जहान ने ज़रा से शाने अचकाए। तुम्हें पता चल जाएगा। अब जहन पर ज़्यादा जोर मत दो, सो जाओ। अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। साया गायब हो गया। रोशनी यहाँ थी। वो उलझी हुई वापस कमरे में आई। जहान सिकंदर के साथ रहने का मतलब था इंसान बहुत से राजों के साथ रहे और फिर सब्र से इनके खुलने का इंतज़ार करे। वो तमाम सोचों को झटक कर आयशे को ईमेल करने लगी। जहान ने ठीक कहा था, इसे पता चल जाएगा, मगर हया को अंदाज़ा नहीं था कि इसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा। इसी रात वो अभी कच्ची नींद में थी कि फुफ्फो ने परेशानी के आलम में इसे झंझोड़ कर उठाया। हया हया, जल्दी उठो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है, चलो अस्पताल चलना है। वो फटी फटी निगाहों से फुफ्फो को देखने लगी। जिंदगी एक दफ़ा फिर इस्तिकलाल स्ट्रीट में पहुंच गई थी। इसके सामने डीजे गिरी थी और इसका जूता इसकी ऐनक पर आया था। एक आवाज़ के साथ ऐनक टूटी थी और वो आवाज़ कांच टूटने की थी। वो आवाज़ जो ज़िंदगी के डोर टूटने की होती है। सलमान साहब को शदीद किस्म का दिल का दौरा पड़ा था। वो सीसीओ में थे और इनकी हालत ठीक नहीं थी। बाकी सब कहाँ थे इसे कुछ पता नहीं था। वो तो बस दोनों हाथों में सर थामे बेंच पे बैठी रोए जा रही थी। कॉरिडोर में कौन आ जा रहा था इसे होश ना था। वो फिर से टाक्सम फर्स्ट एड हॉस्पिटल के सर्द मौत के सन्नाटे जैसे कॉरिडोर में पहुंच गई थी। वो अब बेहतर है, यकीन करो सब ठीक हो जाएगा। जहान इसके साथ बेंच पे बैठते हुए बोला। रात से वहीं था जो सारी भाग दौड़ कर रहा था। ताया वगैरह तो सुबह आए थे और अब तक पूरे ख़ानदान को वो वजह भी पता चल चुकी थी जो अब्बा की बीमारी का बाइस बनी थी। रोहेल ने शादी कर ली थी। ठीक है, बहुत से लड़के अमेरिका में शादी कर लेते हैं, सबके वालिदैन को हार्ट अटैक नहीं होता, मगर रोहेल ने 2 साल से शादी कर रखी थी।
और सबसे बढ़कर इसने एक नेपाली बदमस्त से शादी की थी। अब कदरे रोशन ख्याल थे, मगर अपनी इक़्तिदार और मजहबी हदूद का पास उन्हें बहुत था। रहेल के हवाले से उन्होंने बहुत से ख्वाब देखे थे, बहुत मान था इनको इस पर। वो एक दफ़ा कहता तो सही, मगर इसने खुद ही सारे फैसले कर लिए। शायद वो जानता था कि कहने को कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वह बुद्ध मत की पैरोकार थी। मुसलमान तो छोड़, वो तो अहले किताब भी नहीं थी। कैसी शादी जायज़ होती, वो मुसलमान होने को तैयार नहीं थे और रहेल इसको छोड़ने पर राज़ी ना था। अपनी हदूद का मजाक बनाने पे अब्बा को दुख हो अलग। जहान से तस्दीक कर लेने के बाद उन्होंने रहेल को फ़ोन करके जब बातपुरस की तो फिर सख्त तल्ख कलामी हुई। बाप बेटे के एक संगीन झगड़े तक पहुंच गई। अब्बा ने गुस्से से इसे सख्त बुरा भला कहा और फिर एक ताल्लुक तोड़ दिया, मगर फ़ोन कॉल की डोर टूटने से कबल ही वो डह गए थे। फुफो और फातिमा इस सारे मामले की गवाह थी। मालूम नहीं वो क्यों सोती रह गई। जब मैं रोहेल के पास रात रहा था तब इस लड़की ने मुझे ट्रीटमेंट दी थी। उन्होंने कुछ नहीं बताया, मगर मैं जान गया था कि इसके दरमियान क्या है। इसके कोई 1.5 साल बाद उन्होंने शादी की थी। ये मुझे बाद में अमेरिका में मुकीम एक दोस्त ने बताया। कितनी देर ऐसी बातें छुपती हैं। मामू को भी किसी अजीज से खबर मिल ही गई होगी। वो नम आंखों से सर हाथों में दिए सुनती रही। इसे रोहेल या इसकी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे सिर्फ अब्बा की फिक्र थी। दाइमा कबल का वाक़या फिर दोहराया जाने लगा था। क्या वो फिर अलामती खुशबू में एक मोहब्बत को खोने लगी थी? क्या जब बमुश्किल उन्हें अब्बा से मिलने की इजाज़त मिली तब वो नूदगी में थे और वो इनके करीब बैठी अंदर ही अंदर रो रही थी। आंखें खुश्क हो चुकी थी, मगर आंसू आंखों से नहीं गिरता। शायद अगर अब्बा के दोस्त ज़ीशान अंकल मिलने ना आए होते तो वो आंखों से भी रोने लग जाती, मगर इन सब के सामने खुद को मजबूत जाहिर करना था। फातिमा निडाल थी, मगर सबीन फुफो बहुत हिम्मत से काम ले रही थी। सलमान बहुत मजबूत है बेटा, फिक्र ना करो, वो ठीक हो जाएगा। ज़ीशान अंकल को छोड़ने वो फातिमा के साथ बाहर तक आई तो वह तसल्ली देने लगे। वो अब्बा के सबसे अच्छे दोस्त थे। वो इनको ज़्यादा नहीं जानती थी, मगर फातिमा वाकिफ़ थी। इनके साथ इनकी बेटी भी थी, 15-16 साल रिजा, जो कद और जहनी तौर पर अपनी उम्र से पीछे थी। कदरे अब नॉर्मल बच्ची, जो घुंघराले बालों वाला सर झुकाए मुसलसल अखबार पे कलम से कुछ लिखती रही थी। रिजा बहुत ज़हीन है। इसकी निगाहों को अपनी बेटी पे पाकर ज़ीशान अंकल मुस्कुरा कर बताने लगे। इसे वर्ड पजल और क्रॉसवर्ड खेलने का बहुत शौक़ है। पूरा चार्ट हल करने में कई दिन लगाती है, मगर कर लेती है। वो फीकी से मुस्कुराहट के साथ सुनती रही। वो अपनी बेटी को हमेशा अपने साथ रखती थी, चाहे घर हो या ऑफिस। मोहब्बत थी या फिक्र, या फिर दोनों। इनके जाने के बाद वो कुछ देर के लिए घर आई थी। घर पे वहशत वीरानी छाई थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। वो अभी अबाया उतार रही थी कि फ़ोन बजने लगा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग। इस रोज़ के बाद मेजर अहमद ने आज कॉल की थी, मगर इसने कॉल काट दी। वो बार बार फ़ोन करने लगा, मगर हया ने फ़ोन बंद कर दिया। वो इस आदमी से कोई राब्ता नहीं रखना चाहती थी, ज़रूरत ही नहीं थी। अब्बा अभी अस्पताल में थे। आज सबीन पुप्पो और फातिमा इनके पास थी, सो वो और जहान घर पे थे। वो शाम का वक्त था, मगर रोशनी बाकी थी। हया छत पर मंडेर के साथ लगे झूले पे बैठी अब्बा के गमलों को देख रही थी। आज इन पे साए नहीं गिर रहे थे, मगर वो फिर भी मरजाए हुए लग रहे थे। इनका इस घर में ख्याल रखने वाला जो था, वो अब ख्याल रखने की पोजीशन में नहीं रहा था। इसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे। अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हो? जहान हौले से इसके साथ आकर बैठा। तुम्हारे सामने हो। तुमने खाना खा लिया? हाँ, नूर बानो मेरा खाना ले आई थी। और तुमने? मूड नहीं है। वो अभी तक गमलों को देख रही थी। वो इसे सरजनिश करने ही लगा, मगर रुक गया। मंडेर के सुराख से इसे जैसे कुछ नजर आया था। सुनो, ये आदमी कौन है? कौन? हया ने जरा चौंक के गर्दन फेरी। मंडेर के सुराख से ताया लान का मंजर वाजिया था। वो अपने ड्राइवे पे खड़े एक साहब के साथ बातें कर रहे थे, जो स्याह सूट में मलबूस ब्रीफकेस हाथ में लिए हुए थे। वो उन्हें नहीं पहचानती थी। पता नहीं। इसने लाताल्लुकी से शाने उचकाए। मेरा ख्याल है वो वकील है। तुम्हें कैसे पता? इसके सूट का रंग तो सिंपल ब्लैक है, लॉयर्स वाला तो नहीं है। मगर टाई देखो, जेट ब्लैक है, वकील की मखसूस टाई। वो आंखों की पुतलियां सकेड़े इनको देखते हुए कह रहा था। और मेरा ख्याल है वो अभी इधर आने का इरादा रखते हैं। हया ने ज़रा हैरत से इसे देखा। वो अपने ड्राइवे पे खड़े हैं। तुम्हें कैसे पता इनका इरादा क्या है? गौर से देखो, फरकान मामू के जूतों का रुख किस तरफ है।
हया ने ज़रा गर्दन ऊंची करके देखा। ताया अब्बा के जूतों का रुख नामानुस से अंदाज में इनके घर के दरमियानी दरवाजे की तरफ था। इंसान जिधर जाने का इरादा रखता हो, इसके पाँव खुद ब खुद इधर ही मुड़ जाते हैं, चाहे वो साकिन खड़ा हो या बैठा क्यों ना हो। अगर दौरान गुफ्तगू तुम्हारे मुखातब के जूते तुम्हारी समत हों तो इसका मतलब होता है कि वो बोर हो रहा है तुमसे। हया ने बेख्तियार जहान के जूतों को देखा। इसके स्याह तस्मे वाले बूट सीढ़ियों की दरवाजे के संबंध थे। इस फाइल में क्या हो सकता है? अब वो ज़रा उलझे हुए कह रहा था। हया ने गर्दन फिर से मंडेर की जानब मोड़ी। नीचे वकील साहब अपने ब्रीफकेस से एक फ़ाइल निकालकर ताया अब्बा को दिखा रहा था। सलमान मामू कंपनी के एमडी हैं ना? हाँ, और बाकी शेयर होल्डर हैं। इसका मतलब है आपके मामू की बीमारी के बायस कुछ काम रुक गए होंगे, सो बाकी शेयर होल्डर्स इनसे कुछ दस्तखत करवाना चाह रहे होंगे। मामू का पावर ऑफ अटार्नी किसके पास है? मेरे पास, वो बेख्तियार बोली। जहान ज़रा सा चौंका। असल में बहुत पहले अब्बा ने मुझे अटॉर्नी इनफेक्ट बनाया था, और सिर्फ इस सूरत में जब वो खुदा न खास्ता काम करने के अहल ना रहें, यानी कि मैं इस वक्त असगर एंड सन्स की एमडी से मुखातिब हूँ। वो मुस्कुराया। अरे नहीं, मैं तो बस अटॉर्नी इनफेक्ट हूँ। अब्बा ठीक हो जाएं तो खुद संभाल लेंगे सब कुछ, और जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक ताया फरकान संभाल लेंगे। इसने कहने के साथ नीचे देखा। ताया फरकान अब समझते हुए इस बात में सर हिलाते फाइल के सफ़े पलट रहे थे। इसके लिए उन्हें सलमान मामू का पावर ऑफ अटार्नी चाहिए होगा, और शायद वो इनसे इसी पे दस्तखत करवाना चाहते होंगे। जहान, हो सकता है ये इनका कोई दोस्त हो। तुम्हारे सारे अंदाजे गलत हों, और अगर मेरे अंदाजे दुरुस्त हुए तब तुम उन्हें पावर ऑफ अटार्नी लेने दोगी? हाँ, क्यों नहीं? ताया फरकान अब्बा के भाई हैं आखिर। जहान ने जैसे अफसोस से इसे देखा। मादाम एक बात कहूँ, जब बाप किसी काबिल नहीं रहता तो औलाद के लिए ज़िंदगी बदल जाती है। ये जो आज तुम्हारे साथ है ना, एक दफ़ा कारोबार हाथ से गया तो तुम्हें किनारे लगा देंगे। हर किसी पे शक मत किया करो जहान। वो बेजार हुई। ये फरकान मामू वही है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं? आंखें खोलो अपनी। तुम अपने बाप की कुर्सी नहीं दे सकती है या? वो देखो, वो इधर ही आ रहे हैं। वो बेख्तियार चौंकी। वो दोनों हजरात वाकई तेज़ कदमों से दरमियानी दीवार के मुनकिश लकड़ी के दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। वो ज़रा सीधी हुई। जहान के लबों पे हल्की फातहाना मुस्कुराहट थी। मगर जहान, अब्बा की गैर मौजूदगी में इनके अलावा कौन संभाल सकता है कारोबार? मुझे तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कान कुछ नहीं पता। वो मुस्तरिब सी खड़ी हो गई। ताया अब्बा ने घंटी बजाई। नूर बानो किचन से निकलकर दरवाज़ा खोलने भागी। पता हो या ना पता हो, तुम उन्हें अपनी कुर्सी नहीं लेने दोगी। अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते। होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखना। एक पाशा ने जगह छोड़ी तो दूसरे पाशा ने कब्जा कर लिया। वो उठ खड़ा हुआ। झूला धीरे धीरे हिलने लगा। अब चलो, वो अंदर आ रहे हैं। वो उलझी उलझी सी जहान के साथ सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। ताया और अब्बा वकील साहब को बाहर छोड़कर खुद लाउंज में आ खड़े हुए। इनके हाथ में फाइल थी, मगर हया को तब भी लग रहा था कि जहान के अंदाजे गलत हैं। हया, ताया ने अजलत भरे अंदाज में इसे पुकारा। तुम्हारे अब्बा की कंडीशन में साइन कर सकते हैं? इस कंडीशन में साइन कर सकते हैं? वो आखिरी सीढ़ी पे ठहर सी गई। हालात इतने हसास हो चुके थे कि मामूली सी बात भी बहुत ज़ोर से लगी थी। अब भी लगी। उन्होंने अब्बा का हाल पूछने के बजाय सिर्फ दस्तखत का पूछा। आपको क्या साइन करवाना है? वो सपाट से अंदाज में पूछती हुए इनके सामने आ खड़ी हुई। जहान बहुत सुकून से आखिरी सीढ़ी पे बैठ गया था। वह अब गोया तमाशा देख रहा था। तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, और वो साइन कर सकते हैं या नहीं? ताया अब्बा को इसका सवाल करना सख्त नागवार गुजरा था। जहान हल्का सा मुस्कुराया, मगर हया ताया अब्बा की तरफ मुतवज्जा थी। वो नहीं कर सकते। डॉक्टर ने इनसे ज़्यादा बातचीत करने से मना किया है। वो दांस्ता लम्हे भर को रुकी। आप मुझे बता दें ताया अब्बा, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। आखिर मैं अब्बा के अटार्नी इनफेक्ट हूँ। ताया फरकान को जैसे झटका लगा। वो हैरत भरी उलझन से देखने लगे। तुम? सलमान ने तुम्हें कब अटार्नी इनफेक्ट बनाया? बहुत पहले अब्बा ने डरबल पावर ऑफ अटार्नी मुझे दे दिया, और इसके मुताबिक मैं अब्बा की जगह काम कर सकती हूँ। पुरअतमाद वो हमेशा से थी, और अब भी ताया फरकान की बारोब शख्सियत के सामने खड़ी बहुत इत्मीनान से उन्हें बता रही थी। खिलाफ तवक्का वो एकदम गुस्से में आ गई। दिमाग ख़राब है सलमान का, वो इस तरह कैसे कर सकता है? अब तो वो कर चुके हैं। आखिर मैं इनकी बेटी हूँ, उन्हें मुझ पर भरोसा है। क्या मजाक है? वो जैसे झंझलाए थे। अब सारा काम कैसे चलेगा?
क्या मैं ज़रा ज़रा सी बात के लिए तुम्हारे पास इधर आता रहूँगा? ओह उन्हें ताया अब्बा, मैं आपको सबको अपनी इस वजह से जहमत नहीं दूंगी। किसी को इधर आना नहीं पड़ेगा, मैं कल से खुद ही ऑफिस आ जाऊंगी। इंटरेस्टिंग। आखिरी जीने के बेमुतमईन से बैठे तमाशाई ने दिलचस्पी से उन्हें देखा जो आमने सामने खड़े थे। वो जैसे दोनों को तकरीबन लड़वा कर बहुत लुत्फानंदोज हो रहा था। तुम तुम ऑफिस आओगी? तुम्हें क्या पता बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का? दबे दबे गुस्से से उन्होंने हाथ से गोया मक्खी उड़ाई। क्या फ़र्क पड़ता है ताया अब्बा? और दावर भाई जब पॉलिटिकल साइंस में सिंपल एमए करके आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शामिल हो सकते हैं, तो फिर चंद दिन के लिए अब्बा की कुर्सी मैं भी संभाल सकती हूँ। वो लब पेंच कर बमुश्किल जब्त करके रह गई। हमारे ख़ानदान की बच्ची अब ऑफिस आएगी, लोग क्या कहेंगे आखिर? वो ज़रा से धीमे पड़े। जब वो अपने ताया चाचा और ताया जाद भाई के साथ ऑफिस आएगी तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो पहली बार ज़रा सी मुस्कुराई। अजीब रवाज चल निकलेगा। ताया अब्बा माथे पे बल लपेट गए और लंबे लंबे डग बरते बाहर निकल गए। अपने पीछे दरवाज़ा उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ में बंद किया था। क्या बात है? वो मुस्कुराकर सताइशी अंदाज में कहता सीढ़ी से उठा। बस ताली नहीं बजाई, वरना अंदाज वैसा ही था। ताया अब्बा ने मुझसे ऐसी कभी बात नहीं की। वो अभी तक मिलाल से दरवाजे को देख रही थी जहाँ से वो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो इससे भी ज़्यादा तहकीर से बात करने लगेंगे। बस देखती जाओ। मगर वो ठीक कह रहे थे। मैं कैसे अब्बा की सीट पर बैठ सकती हूँ? मुझे वाकई इनके कारोबार का कुछ नहीं पता। अब पहली दफ़ा इसे फ़िक्र सताने लगी। ताया अब्बा के सामने जो बड़े बड़े दावे किए थे, इनको साबित करने के लिए वो क्या करेगी? एकदम से बहुत सा बोझ इसके कंधों पर आ गिरा था। हया, जब तुमने इस रात को मुझे वो पूरी बातें बताई थी, तो मैंने तुम्हारे बारे में दो आरा कायम की थी। पहली ये कि लड़की किसी की मदद के बगैर इतना कुछ खुद ही तन्हा सहती है। वो बहुत मजबूत लड़की होती है। शायद चंद माह कबल तुम इतनी मजबूत ना हो, मगर अब हो गई हो। वो नरमी से कहता इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो अभी तक दरवाजे को देख रही थी। और दूसरी बात यह कि तुमने इस साइको ऑफिसर का पजल हल कर लिया, जिसने मुझे लगा तुम एक समझदार और ज़हीन लड़की हो, जो मामूली सी बातों से भी अपने मसाइल के हल ढूंढ लेती है। यकीन करो, बिजनेस संभालने के लिए किसी डिग्री से ज़्यादा कॉमन सेंस, मजबूत असाब और जहानत की ज़रूरत होती है। वो सब तुम्हारे पास हैं। फिर फिक्र कैसी? इसने दरवाजे से निगाहें हटाकर जहान को देखा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? पुरामीद अंदाज में इसने पूछा। बिल्कुल भी नहीं। जो करना है अकेले करो और खुद करो, क्योंकि तुम कर सकती हो। एक लाताल्लुक सा तबसरा करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने तिलमिलाकर इसे जाते देखा। आखिर इसने मदद मांगी ही क्यों इस आदमी से? सोचा भी कैसे कि वो इसकी मदद करेगा? वो तो जहान था, वो तो हमेशा इसे तन्हा छोड़कर चले जाने का आदी था। अब वो क्या करेगी? सर हाथों में थामे वो सोफे पर गिर सी गई। इसकी अना का सवाल था। ताया के सामने इतने दावे करके वो पीछे नहीं हट सकती थी। पीछे हटने का रास्ता अब बंद हो चुका था। इसे कल से वाकई ऑफिस जाना था। वो जानती थी। चंद दिनों की तो बात है। इसने खुद को तसल्ली दी। रात वो अब्बा से मिलने गई। जब फातिमा करीब नहीं थी तो इनका हाथ नरमी से पकड़कर उन्हें अपने फैसले का बताया। सारी बात सुनकर वो नहीव से अंदाज में हल्का सा मुस्कुराए। बाकिर साहब से मिल लेना, वो तुम्हें काम समझा देंगे। बहुत धीमी आवाज़ में वो बस इतना ही कह पाए थे। और जिशान मेरा दोस्त है, कोई मदद चाहिए हो तो इसे कह देना। फिर उन्होंने आंखें मूंद लीं। बीमारी वाहद शय नहीं होती जो इंसान को डा सकती है। दुख ज़्यादा जोरावर होते हैं। वो भी टूट चुके थे। उसे रहेल पे पहले से भी ज़्यादा गुस्सा आया। फातिमा से सामना हुआ तो बस सरसरी सा बताया, कल मैं अब्बा के ऑफिस जाऊंगी। उन्होंने हैरत से देखा। क्यों? अब्बा ने कहा था। अच्छा, आप ये कारोबारी बातें इनसे मत कीजिए, डॉक्टर ने मना किया है। वो निगाह बचाकर इससे निकल गई। वो फातिमा को जानती थी। इसे मालूम था कि इसके फैसले पे बहुत खुश नहीं होंगी, और खुश तो शायद खुद भी नहीं थी। वो खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी। ये तो जहान था जिसने इसे फंसवा दिया था और फिर खुद पीछे हट गया था। सलमान साहब का ऑफिस नहायत पुरतैश अंदाज में आरास्ता किया गया था। गहरे और ग्रे नीले थीम के साथ सफ़ेद चमकते मार्बल टाइल्स, कीमती पर्दे, शाहाना फर्नीचर और इस ऊंची स्याह घूमने वाली कुर्सी की तो शान ही अलग थी जिस पर वो इस वक्त बैठी थी। अपने सिल के अबाया में मलबूस दोनों कहनियाँ कुर्सी पे हाथ जमाए उंगलियों से दूसरे हाथ में मौजूद प्लेटिनियम घुमाते हुए टेक लगाकर बैठी। वह संजीदगी से सर हिलाती बाकर साहब की ब्रीफिंग सुन रही थी। नफासत से किए गए नकाब में से झलकती आंखें मुतवज्जा अंदाज में सुकड़ी हुई थी।
वह देर उम्र और शरीफुल नफ्स से इंसान लगते थे और अब पूरी जनफशानी से इसे अब्बा की कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में आगाही दे रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, कंपनी के ज़ेर तमीर प्रोजेक्ट्स, टेंडर्स, वो सब सुन रही थी, मगर बाज़ इस्तिलाहात बहुत मुश्किल थी। इससे सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। रह रह कर इसे कारोबारी मामलात में अपनी कामिलमी का अफसोस हो रहा था। वो खुद को समझा रही थी कि यह अफसोस भी कामिलमी का ही है, ना कि ताया का यूं चैलेंज करने का। लेकिन शायद आखिर ज़िम्मा कर पे इसे ज़्यादा अफसोस था। कंपनी में 40% शेयर आपके वालिद के हैं मैम, 20% फरकान साहब के, 20% ज़ाहर साहब के और 10% सेठी साहब के, और आखिरी 10%। पहली दफ़ा इसने ज़बान खोली और साथ ही ऑफिस का दरवाज़ा खोला। हया ने चौंक कर देखा और फिर नागवारी की एक लहर ने इसे सर से पाँव तक घेर लिया। अगर इसे थोड़ा सा भी ख्याल आता कि आखिरी 10% शेयर होल्डर वलीद लगारी हो सकता है तो वो कभी ऑफिस ना आती। ओह, आप ऑफिस आई हैं? वह आप पे जोर देता तंजिया मुस्कुराहट के साथ बहुत एतमाद से चलता अंदर आया। बाकर साहब के चेहरे पे नागवारी उभरी मगर वो खामोश रहे। तो सलमान अंकल की सीट आप संभालेंगी। इनके सामने कुर्सी खींचकर वो टांग पे टांग रखकर बैठ गया। क्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री आपने तुर्की से ली है? मगर अब्बा को तो आपने बताया था कि आप LLB कर रही हैं। तो मकसराना अंदाज में कहता वो वाजिया इस रात का हवाला दे रहा था। ये तय था कि पहली दफ़ा नकाब में देखकर अगर वो फ़ौरन इसे पहचान गया था तो वजह यही थी कि इसने बाहर स्टाफ से इसकी आमद के बारे में सुना था। तभी वो इतनी एतमाद से बेधड़क इस ऑफिस में दाखिल हुआ था जिससे वो गालिबन हमेशा होता था। तो मैडम MD, क्या इरादे हैं आपके? क्या अब इस ऑफिस में तालिबन नाइट्रेशन राज हो जाएगा? वो जो खामोशी से लब पेंचे इसकी बात सुन रही थी, इसने दाएं अब्रू उठाई। स्याह नकाब से झलकती आंखों में सख्ती वाजिया थी। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी तारीफ? बाकर साहब, ये कौन साहब हैं? मैम, ये लगारी साहब के। पहचान तो खैर आप गई हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कभी मुझे भूल पाएंगी। वलीद लगारी कहते हैं मुझे। और वलीद लगारी साहब, मेरी एक बात का जवाब दें। मुतवाज़न लहजे में बात काटते हुए वह आगे को हुई और एक दूसरे में फंसते हाथ मेज़ पर रखे। वो जो इस्तज़ाइया अंदाज में बोले जा रहा था रुक गया। वलीद साहब, क्या मैंने आपको अपने ऑफिस में बुलाया था? वलीद ने हंस कर सर झटका। मैडम हया, बल्कि मिसिज हया। अब जब आपको इधर काम। वलीद साहब, क्या मैंने आपको बुलाया था? वो पहले से बुलंद और दुरुस्त आवाज़ में बोली। वलीद की भौहें सुकड़ी। सलमान साहब, सलमान अंकल के ऑफिस में आने के लिए मुझे इजाज़त। वलीद साहब, क्या मैंने आपको बुलाया था? वो बेहद ऊंची आवाज़ में कहती कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बाकर साहब भी एहतरामन साथ ही उठे। ताबेदारी का सबूत, वफादारी का एहसास। वलीद की पेशानी के बल गहरे हो गए। वो तेज़ी से उठा। सलमान अंकल मेरे साथ ये सलूक कभी बर्दाश्त ना करते। मैं आपके साथ इससे भी बदतर सलूक कर सकती हूँ। बाकर साहब, इन साहब को बाहर जाना है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे। बाकर साहब ने ज़रा तजब्जुब से इसे देखा, फिर पलटने ही लगे थे कि वलीद ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। मैं देखता हूँ आप कितने दिन इस ऑफिस में रहती हैं। एक खुशमंगी निगाह बाकर साहब पर डालता वो तेज़ी से पलटा। हया ने कुर्सी पे वापस बैठते हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। दुर्खशा, अगर ये आदमी मुझे दोबारा बिला इजाज़त मेरे ऑफिस में दाखिल होता नज़र आया तो आपकी छुट्टी। सुन लिया आपने? और सुनाया तो इसने वलीद को था, जो इसकी बात ख़त्म करने के बाद ही बाहर निकला था। जी जी मैम, आपकी सेक्रेटरी बुखला गई। बैठिए। रिसीवर वापस रखते हुए इसने बाकर साहब को बैठने का इशारा किया। बाकी 10% शेयर्स इनके पास हैं मैम। बाकर साहब ने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा जब तक वो चंद गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज कर चुकी थी। पहले अमीर लगारी ऑफिस आया करते थे, मगर गुज़िश्ता एक माह से वो इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क हैं। चंद मज़ीद तफसीलात के बाद वो इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज मुतवक्का मीटिंग के बारे में बताने लगे। मैम, एक ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट है, हमें वो हासिल करना है, और यानी कि टेंडर की नीलामी है और हमें नीलामी जीतनी है। इसने दबे दबे जोश से इसकी बात काटी। गुजरते गुजरते कभी कोई सोप सीरियल देखती थी तो इसमें अमूमन टेंडर्स की नीलामी हो रही होती और मुखालिफ कंपनियां बोली लगा रही होती। सो कम अज़ कम कुछ तो पता था इसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुतालिक। बाकर साहब लम्हे भर को खामोश हुए, फिर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मैडम, टेंडर्स की नीलामी का मामला नहीं है। अच्छा, इसने खफत छुपाते हुए सर हिलाया।
अब वो दरमियान में नहीं बोलेगी, खामोश रहकर बस सुनेगी। असल में एक ग्रुप ट्रेड सेंटर बनाना चाह रहा है। वो इसके लिए मुख्तलिफ कंपनियों के आइडियाज़ देखना चाहते हैं कि कौन इनकी ज़मीन को बेहतरीन तौर पे इस्तेमाल करके ट्रेड सेंटर बना सकता है। अगर हमारा आइडिया अप्रोच हो गया तो प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा। मैं हेड आर्किटेक्ट को भेजता हूँ, वो आपको मज़ीद ब्रीफ कर देंगे। बाकर साहब मुहद्दब अंदाज में उठते हुए बोले। हेड आर्किटेक्ट रिजवान बेग साहब दरमियानी उम्र के तजर्बे का इंसान थे, मगर इनका अंदाज यूं था गोया इनके सामने कोई अनपढ़ लड़की बैठी हो जिसको ब्रीफ करना वो अपनी शान में तौहीन समझते हो। जानबूझकर मुश्किल इस्तेलाहात इस्तेमाल करते हुए वो बहुत लापरवाही से इसको अपना काम दिखा रहे थे। ये ट्रेड सेंटर है, ये मार्केटिंग लाट है, यहाँ हम यूं करेंगे, यहाँ हम यूं। हया इसी अंदाजे से कमर सेट से टिकाए हथेलियां मिलाई बैठी बहुत तहम्मुल से इनकी बात सुन रही थी। अब आपको तो अपना पता नहीं होगा मैम। बहरहाल ये इतना शानदार प्रोजेक्ट प्लान है कि हम इमारत देखते ही ग्राहक फ़ौरन कार इधर पार्क करेगा और शॉपिंग शुरू कर देगा। खैर, मैं तो इस मौत के कुएं में कभी कार पार्क ना करूं। कार को कुछ हो गया तो रहेल कभी नहीं छोड़ेगा कि वो इसकी कार थी, मगर अब तो रहेल ने बहुत कुछ छोड़ दिया और कार तो जहान के पास थी। पता नहीं वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। उफ या काम पे तवज्जो दो। वो सर झटक कर इनकी तरफ मुतवज्जा होगी। डिज़ाइन की इसे वाकई कुछ समझ नहीं आई, लेकिन अगर वो इतने काबिल आर्किटेक्ट इनकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे तो यकीनन वो बहुत अच्छा होगा। वो कायल हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग इसकी तवक्का से ज़्यादा बुरी रही। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई तो कॉन्फ्रेंस टेबल के दोनों तरफ कुर्सियों की कतार पे सूटेड बोटेड अफराद मुंतज़िर बैठे थे। सरबराही कुर्सी खाली थी। वो फाइल संभाले तेज़ कदमों से चलती कुर्सी तक आई थी। कोई इसके लिए खड़ा नहीं हुआ। इसने मेज़ पर पर्स रखा और कुर्सी संभालते हुए फाइल खोली। फिर गर्दन उठाकर देखा तो सब मर्द हजरात इसी की तरफ मुतवज्जा थे। ताया फरकान चचा, जाहद चचा और बाई वलीद और चंद गैर शनासा चेहरे। लम्हे भर को इसका एतमाद डावाडोल हुआ। जो लड़की इतना कुछ तन्हा सहती है वो बहुत मजबूत होती है। इसने फ़ौरन से खुद को संभाल लिया। तमहीद के बाद वह अपनी अज़ली एतमाद और डोर टोक अंदाज में कहने लगी, सलमान असगर की अटारनी इन्फेक्ट होने के नाते मैं इनकी सेहत याबी तक मैं इनकी सीट संभालूंगी। मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। इस इतराज़ तो खैर है, मगर क्या 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 किया जा सकता है? ताया फरकान ने नागवारी छुपाने की कोशिश किए बगैर हाथ जलाकर कहा। इसने गर्दन मोड़कर बहुत संजीदगी से उन्हें देखा। जी सर, मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों को इतराज़ होगा, मगर चूंकि आप मेरे साथ हैं इसलिए मुझे इनकी परवाह नहीं। अब काम की बात पर आते हैं। इसने इनको कुछ इस तरह से घेरा कि वो ना हाँ कर सके ना ना। वो मीटिंग के मकसद की तरफ आ गई। इसकी गलत फहमी थी कि वलीद दोबारा इसके रास्ते में नहीं आएगा। वलीद समेत तकरीबन सभी, हत्ता कि दावर भाई भी तमाम अरसे इससे बात पे बात सवाल करते रहे, जानबूझकर कंफ्यूज करने वाले सवाल, और इसकी तवज्जो पे इस्तदाई अंदाज में सर झटक दिया जाता। गुस्सा इसे आया, मगर इसे आयशे गुल की अच्छी तरह तहम्मुल से काम लेना था। लेकिन आखिर में इसका सब्र जवाब दे गया। जब दावर भाई ने बहुत चुभते हुए अंदाज में कहा, मैडम आपका तो LLB भी मुकम्मल नहीं हुआ तो आप कंस्ट्रक्शन फर्म की पेचीदगियाँ कैसे समझ पाएंगी? जब आप 4 साल में 2 दफ़ा इंग्लिश लैंग्वेज में सेपली लेकर BA कर सकते हैं और सिंपल MA करके आज इधर बैठकर मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं, तो फिर मुझे यकीन है कि मैं भी जल्द ही कंपनी की सारी पेचीदगियाँ समझ जाऊंगी। बहुत सुकून से कहती वह उठ खड़ी हुई। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। दावर भाई का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वहाँ परवाह किसे थी? वह अस्सलाम वालेकुम कहकर अपनी चीज़ें उठाकर इसी अतमाद और वक़ार के साथ दरवाजे की समत बढ़ गई जिसके साथ वह अंदर आई थी। सलमान असगर की मगरूर बेटी। पीछे से इसने किसी को कहते सुना था, मगर वो बाहर निकल आई। परसों प्रेजेंटेशन थी और अगर वो अच्छी सी प्रेजेंटेशन देकर प्रोजेक्ट अप्रोच करवा ले तो वो इन शाउंस मर्दों पे साबित कर देगी कि सलमान असगर का इंतखाब दुरुस्त था। बेड पर लैपटॉप के सामने बैठे कीपैड पर उंगलियां तेज़ तेज़ चलाती वो पूरे इन्हाक के साथ अपने काम की तरफ मुतवज्जा थी। प्रेजेंटेशन के लिए वो मुकम्मल तैयारी के साथ जाना चाहती थी ताकि कोई इस पर उंगली ना उठा सके। मुसलसल काम के बायस इसके हाथों में दर्द हो रहा था। सर के पीछे हिस्से में भी हल्की ठेस उठ रही थी। इसका इरादा काम ख़त्म करके दवा लेकर सोने का था। हया फातिमा इसे
पुकारते हुए कमरे तक आई। सुबह अब्बा को घर शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बायस अब वो बालाखिर सब एक छत तले थे। क्या कर रही हो? इसके गिर्द कागजों और फाइल्स और लैपटॉप के ढेर को देखकर फातिमा खफा हो रही थी कि जब ताया की मौजूदगी में तुम खुद करोगी तो सब यही कहेंगे कि इन पर बेएतबारी जाहिर कर रही है। मुझे यही बेहतर लगा था अम्मा। अब्बा ने मुझे अपना अटारनी इन्फेक्ट बनाया था तो कुछ सोच कर ही बनाया होगा। वह स्क्रीन से नजरें हटाए बिना बोली थी। अच्छा, कल अरसल का वलीमा है, क्या पहनोगी? उफ, ये शादियाँ। जब से अब्बा बीमार हुए थे इन चीज़ों का दिल ही नहीं करता था। अरसल इनका सेकंड कज़न था, फिर भी वो और फातिमा मेहंदी और शादी पर नहीं गई थी। अब वलीमे पर जाना ज़रूरी था। कुछ भी पहन लूँगी, मिक्सड गैदरिंग होगी। इनकी उंगलियों से दर्द अब कलाइयों तक सरायत कर रहा था। हाँ, मिक्सड ही है, मगर प्लीज़ इस दिन की तरह दुपट्टा मत लपेट लेना। फातिमा इसके करीब बेड पर बैठती नरोठे मन से बोली। पर अम्मा, मिक्सड गैदरिंग जो है, नकाब तो करना पड़ेगा। वो अभी तक स्क्रीन की जानिब मुतवज्जा थी। इससे पता नहीं चला कि इसने किस शय को दावत दे डाली थी। नकाब किस लिए? क्या हो गया है तुम्हें? वहाँ किससे करना है नकाब? कज़न्स की शादी है, वहाँ सब अपने होंगे। वो हैरत और गुस्से से बोली। हया ने रुक कर उन्हें देखा। अपना तो कोई नहीं होता अम्मा, वो कज़न्स हैं, सगे भाई नहीं हैं। अब जब करती हूँ नकाब तो ठीक से करो ना। इसे सर के पीछे हिस्से से दर्द अपने बाजुओं तक बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था, यूं जैसे इसकी अनदेखी उंगलियां हों और ये इसके सर को आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकंजे में ले रहा हो। तुम पागल हो गई हो? तुम फंक्शन में बुर्का ओढ़ोगी? बुर्का नहीं ओढ़ रही, बड़े दुपट्टे से ही काम चला लूँगी। मिक्स गैदरिंग जो है, इसने हत्तल वसी लहजे को नरम और धीमा रखने की कोशिश की, मगर मिक्स गैदरिंग में भी औरतों और मर्दों के टेल्स अलग अलग होंगे, टेबल्स अलग अलग होंगे। हया, मर्द दूर होते हैं। दूर कहाँ, सामने ही तो बैठे होते हैं सब। दरमियान में कोई स्क्रीन तो नहीं होती ना। और फिर जो वेटर्स औरतों की तरफ फिर रहे होते हैं, और अरसल के भाई, वो तो हमेशा ही औरतों की तरफ होते हैं। वो तो बच्चे हैं हया, 20-20 साल के बच्चे हैं। तुम बहस कर रही हो। दर्द की लंबी उंगलियां अब इसकी कनपटी से होती पेशानी को अपने शिकंजे में ले रही थी। तकलीफ हर पल बढ़ती जा रही थी। नहीं अम्मा, बहस तो नहीं कर रही, सिर्फ वजाहत कर रही हूँ अपने नकाब की। अच्छा, पहले तो तुम नकाब नहीं लेती थी, पहले तो तुम बहुत मॉडर्न थी। वो चुप हो गई। ज़माना जहलियत का ताना कैसे चाबक की तरह लगता था। काश ये ताना देने वालों को मालूम हो सके। जी, मैं पहले नहीं लेती थी, मगर अब करती हूँ, तो मुझे पुरतरीके से करना चाहिए। तुम शादी पर नकाब लोगी, लोग क्या कहेंगे? वो झंझलाई। नहीं लूँगी तो अल्लाह ताला क्या कहेगा? कुछ नहीं होता है यार, ऐसे भी तो कितने गुनाह कर लेते हैं। गीबत, गीले, ये सब गुनाह नहीं होता क्या? सिर्फ नकाब ना करना गुनाह है? दर्द की फौलादी गिरफत इसके सर को जकड़ लेने के बाद अब गर्दन तक फैलती जा रही थी। इसे कंधों पे शदीद दबाव महसूस होने लगा। अम्मा, मैंने कब कहा मैं बहुत नेक हूँ या कोई गुनाह नहीं करती? लेकिन अगर मैं कोई नेक काम करना चाहती हूँ तो मुझे मत रोकें। इसे लगा वो इल्तजा कर रही है, मिन्नत कर रही है। वो बनो करीता से मिन्नत कर रही है। अच्छा, पहले तो तुमने कभी एहसास नहीं किया गुनाह सवाब का? जब अब्बा और ताया कहते थे तब तो तुम नहीं मानती थी। फिर वही पहले का ताना। तो अम्मा, अगर मैं ताया अब्बा के कहने पर अल्लाह की मानती तो मैं काबिल कबूल होती, मुझे शाबाश भी मिलती और वाह वाह भी। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से अल्लाह की मानूं तो मैं काबिल कबूल नहीं हूँ। इसने दुख से उन्हें देखा। वो माँ को बर्छी की तरह जख्मी करती अजियत कंधों से गुजरती सीने में उतर रही थी। मुझे बेकार के दलाइल मत दो, अपना LLB मुझ पे मत आजमाओ। इरम की मंगनी पर थोड़े लोग थे, बात दब गई। लेकिन अब अगर इतने बड़े फंक्शन में नकाब लोगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। आप लोगों से डरती हैं, जबकि अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि इससे डरा जाए। और लोगों का क्या है? साइमा ताई तो पहले भी मुझ पर बातें बनाती आई हैं, मगर फातिमा बेजार हो चुकी थी। हया, शादियों पर कौन हिजाब लेता है? मैं लेती हूँ और मैं लेकर दिखाऊंगी। नहीं, मैं कोई दावा नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं अपने ख़ानदान की वो पहली लड़की हूँ जो शादियों में भी हिजाब ले, तो मैं वो पहली लड़की बनूंगी अम्मा। तकलीफ अब इसके शरियानों में किसी सियाल मादे की तरह तैरती, अंदर सब कुछ जलाती, दिल में कतरा कतरा गिरने लगी थी। हया, शादियों पर तो खैर होती है। नहीं अम्मा, शादियों पर ही तो, इन तकरीबात से ही तो खैर कम और शर ज़्यादा निकलते हैं।
कितना बुरा लगेगा, तुम नकाब में बैठी होंगी। उन्हें रह रह के इसकी कामकली पर अफसोस हो रहा था। किसको बुरा लगेगा? लोगों को, मगर अल्लाह ताला को अच्छा लगेगा। अच्छा, हम सब यूं नकाब नहीं करते तो हम सब काफिर हुए। हाँ, हम सब बहुत बुरे हुए। मैंने ये कब कहा अम्मा? मैं खुद नकाब लेती हूँ मगर किसी दूसरे पर तो तनकीद नहीं करती। मैं तो किसी से कुछ भी नहीं कहती अम्मा। इसकी आवाज़ भीग गई। दर्द अब इसके दिल को काट रहा था, उल्टी छुरी से ज़िबा कर रहा था। खंदक की कोई जगह बनु करीज़ा के बगैर नहीं लड़ी जाती। इसे भी बनु करीज़ा मिल गया था और वहाँ से मिला जहाँ से इसने कभी तस्वर भी नहीं किया था। तुम मत कहो, मगर तुम्हारा हिजाब चीख चीख कर यही कहता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और बाकी सब बुरे हैं। उन्होंने हाथ उठाकर चमक कर कहा। वो कहीं से भी एक मुहज़्ज़ब और तलीम याफ्ता ख़तून नहीं लग रही थी। अम्मा, अगर कोई ऐसा समझता है तो ये इसके अपने अंदर की इनसिक्योरिटी है। मेरा क्या कसूर? मैं तो किसी को बुरा नहीं समझती। मैं तो बस आग से बचना चाहती हूँ। तो ये सब पहले क्यों नहीं करती थी? बचपन से हमें इल्म था जहन्नम की आग का, या नहीं इल्म था? पहले सिर्फ इल्म था अम्मा, अब यकीन आ गया है। इसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे। क्या लोगों ने वाकई समझ लिया है कि वो कहेंगे हम ईमान लाए और वो आजमाए ना जाएंगे? अच्छा, सिर्फ पर्दा ना करना गुनाह है, माँ की बात ना मानना गुनाह नहीं है। क्या कुरान नहीं पढ़ा तुमने कि वालिदैन को उफ तक नहीं कहते? इसने जवाब में एक गहरी सांस ली। अम्मा, आपको पता भी है और मुझे भी कि आप इस आयत को गलत जगह पर गलत तरीके से कोट कर रही हैं। मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती मगर मैं अल्लाह को भी नाराज़ नहीं कर सकती। बस करो, पता है मुझे तुम ये सब जहान के लिए कर रही हो। वही है ऐसी दकियानूसी सोच का हामिल। तरक्की में रहकर भी फर्क नहीं पड़ा इसे। देखती हूँ मैं किस तरह रोज़ फजर में मस्जिद जा रहा होता है। अम्मा, कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब लेने लगे तो सब ये क्यों फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो किसी के दबाव में आकर ये कर रही है? कोई ये मानने को क्यों तैयार नहीं होता कि इस लड़की का अपना दिल भी कुछ कह सकता है? मगर पहले तो नहीं करती थी ना? वो गुस्से से कहती उठी। और करो, जिससे भी करना है नकाब करो। मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? वो तन भन करती बाहर निकल गई। उल्टी छुरी अब तक इसके दिल को काटे जा रही थी। खून के कतरे अंदर ही अंदर गिर रहे थे। माएँ भी बाज़ दफ़ा कितना दिल दुखाती हैं मगर उन्हें कभी एहसास नहीं होता। इसने आंखों को हथेली की पुश से रगड़ कर, मगर आंसू फिर भी उबल पड़े। झाड़े और भूख की तकलीफ में खंदक खोदना घटन होता है या बनु करीज़ा की बेवफाई सहना? इसने खुद से पूछा। और अगर ये दोनों मिल जाएं तब? इसका दिल अभी तक तकलीफ से रिस रहा था। प्रेजेंटेशन अच्छी चली गई, जबकि वलीमे का फंक्शन इससे भी अच्छा। आज इसने नेवी ब्लू लिबास पहना था और बड़ा सा दुपट्टा वैसे ही लिया था जैसे इरम की मंगनी पर लिया था। बैठी भी ज़रा अलग थी, मगर ये नहीं कि कट रही थी, बल्कि हर एक से मिली वहीं सवाल जवाब का सिलसिला अलबत्ता जारी रहा। चेहरे से तो हटाओ। ये वो फिक्रा था जो हैरत और अचंभे से बहुत से लोगों ने आकर दोहराया, और जवाब में वो एक सादा सी मुस्कुराहट से कहती, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलबत्ता सबकी बातें दिल पर बहुत ज़ोर से लगी थी। फातिमा ने कितनी दफ़ा इसे आंख से इशारा किया कि चेहरा पूरा खोल ले, मगर जवाब में वो अबरू से पीछे की तरफ से इशारा करती जहां मूवी मेकर मूवी बना रहा था। वो झिंझला गई। ओहो, फैमिली वीडियो है, अपनों में ही रहेगी, बाहर थोड़ी दिखाएंगे। बिल्कुल। वो इस बात में सर हिलाकर दूसरी जानब देखने लगी। सिर्फ शहला ही थी जो इसे यूं मिली जैसे कोई तब्दीली ही ना आई हो। इसकी आंखें अलबत्ता अब भी वैसी ही थी, उदास और थकान से भरपूर। मगर हया को अब वजह जानने की ज़रूरत नहीं रही थी। इसने अभी 1-2 फंक्शंस हिजाब में अटेंड किए थे। कल फातिमा से बहस का असर अभी तक दिल पे था, और शहला तो पिछले 2 साल से हर खुशी हर गमी ऐसे ही शिरकत कर रही थी। और फिर जब इंसान कहता है कि वो ईमान लाया है तो वो आजमाया भी ज़रूर जाता है। जैसे शहला की तकलीफ़ कितनी थी और कब से थी। सलाम हो हम अजनबियों पे, इसने गहरी सताइश लेते हुए सोचा। शादी के लिए दूसरे शहरों से आए कुछ रिश्तेदार ताया फरकान के घर ठहरे हुए थे। ताया ने रात में सबका खाना किया था। इस वक्त भी इनका घर मेहमानों से भरा हुआ था। जब वो प्रेजेंटेशन का बताने इनकी तरफ आई, लॉन में अंधेरा उतर आया था। ताया बरामदे में ही खड़े थे। अंदर जाने वाला दरवाज़ा खुला था, मगर आसपास कोई ना था। अंदर से अलबत्ता गहमा गहमी और रौनक की आवाज़ें आ रही थी। आज प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई, उम्मीद है प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा।
वो नरमी और बशाशत से बताने लगी, जो सर्द महरी की दीवार इन दोनों के दरमियान दर आई थी वो इसे गिराना चाहती थी। जो भी था, इसे फितरी तौर पर ताया अब्बा से बहुत मोहब्बत थी। खैर, मुझे तो इतनी पुरुम्मीद नहीं लगी है। पता नहीं तुम ठीक से करके भी आई हो या नहीं। वहाँ हनोज रखाई थी, वो बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे थे। नहीं ताया अब्बा, बहुत अच्छा हो गया है, मैं पूरा होमवर्क करके गई थी। वो खामोश रहे। तने हुए अब्रू और माथे के बल वो इससे खुश नहीं थे। इसने एक और कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, बाकर साहब बता रहे थे कि साइड भी वेंडर्स को कुछ मसला कर रहा है, सप्लाई रोक दी है। मैं सोच रही थी अगर मैं खुद। वो एकदम रुकी। दरवाज़ा खोल कर दावर भाई बाहर आ रहे थे। हया किसी मकैनिकी अमल के तहत दुपट्टा 2 उंगलियों से थोड़ी सी उठाकर नाक तक ले गई। ताया ने चौंक कर इसकी इस हरकत को देखा, फिर अंदर से आते दावर बाई को, जो इसे देखकर रुक गए थे, जैसे मुतज़ब्ज़ब होकर खड़ा रहा या वापस चला जाए। ये तुम किससे पर्दा कर रही हो? ताया ने कड़े तेवरों से इसे देखा। लम्हे भर को तो इसकी समझ में कुछ ना आया। जी, तुम मेरे बेटे से पर्दा कर रही हो? ताया अब्बा, मैं तो। इसने कुछ कहना चाहा, मगर वो एकदम बहुत बुलंद आवाज़ में बोलने लगे। मेरे बेटे आवारा हैं, लोफर लफंगे हैं, बदनीयत हैं। क्या क्या क्या, क्या है मेरे बेटों ने जो तुम इसके सामने पर्दे डालने लगती हो? ऊंची गसीली आवाज़ ने अंदर बहुत खामोशी तारी कर दी। वो बिल्कुल साकत सी बिना पलक झपके उन्हें देख रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे बेटों को घटिया और नीच साबित करना चाहती हो। तुम मेरे बेटों को जलील कर रही हो। वो गुस्से से दाड़े। दावर बाई ने नफ़ी में सर हिलाया, जैसे उन्हें कतन लगा हो कि इसको जलील किया गया हो। अंदर से लोग बाहर आने लगे। कोई किचन से बाहर निकला, कोई बरामदे के दरवाजे से। तमाशा सज गया था और तमाशाई जमा हो रहे थे। मेरे बेटों ने सारी उम्र भाइयों की तरह तुम्हारा ख्याल रखा है। अपना भाई तो काफर औरत के साथ मुंह काला करके बैठ गया है ना, मगर उल्टा मेरे बेटों के खिलाफ महाज बना रही हो। पूरे तुर्की में आवारा फिरते तुम्हें पर्दे का ख्याल नहीं आया था? इसका सांस जैसे रुक गया। इसी पल इनको देखा। बमुश्किल वो चंद अल्फाज कह पाई। चचा, जाहद चचा, आप ताया अब्बा को समझाई, उन्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो ठीक कह रहे हैं भाई। ये ढकोसले तुम किस लिए कर रही हो? पहले सारी जिंदगी ख्याल नहीं आया, अब कहाँ का इस्लाम शुरू हो गया है तुम्हारा? वो जवाबन इतने ही गुस्से से बोले, पूरे खानदान में हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। सब बातें बना रहे हैं कि हया बीबी नकाब में खाना खा रही थी। वो फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। इर्द गिर्द लगे मजमे की नजरें, तहकीर, जिल्लत, तंज। जिसने क्या कुछ नहीं महसूस किया था। अब सबको क्या हो गया? वो बोलना चाहती थी, मगर लबों से बस यही निकला। ताया, आपको तो हिजाब बहुत पसंद था। आप तो। बकवास मत करो मेरे सामने और मेरी बात का कान खोल कर सुन लो। अगर तुम आइंदा मेरे घर आओगी तो मुंह लपेटे बगैर आओगी। अगर तुम्हें मेरे बेटों का इस तरह से जलील करना है तो आइंदा मेरे घर कदम रखने की ज़रूरत नहीं। उंगली उठाकर तनबीह करते हुए सुर्ख चेहरा लिए बोले। इससे मजीद खड़ा नहीं हुआ गया। वो एकदम पलटी और अपने घर की तरफ दौड़ती चली गई। पीछे तमाशाइयों के मजमा में कहीं फातिमा भी थी, मगर वो भी इसका साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ी थी। इन सब ने इसे अंधेरी खंदक में तन्हा छोड़ दिया था। अपने लॉन में वो बरामदे की सीढ़ियों पर ही गिरने के से अंदाज में बैठ गई। इसके हाथ कांप रहे थे और कदमों में सकत नहीं रही थी। आंखों से गर्मा गर्म आंसू उबल कर गिरते जा रहे थे। इतनी जिल्लत, इतनी तहकीर, इतना तमाशा। ये ताया फरकान थे, सारी उम्र इस हिजाब पर ही इख्तलाफ रखने वाले ताया फरकान अब हिजाब पर ही इसके खिलाफ गए थे। इसका दीन, शरीयत सब किधर गया था? इसकी गर्दन घुटनों पे झुकी हुई थी। वो रोए चले जा रही थी। पूरे खानदान के सामने ताया इसे जलील किया था। इसे लगा था वो अब कभी सर नहीं उठा सकेगी। गाड़ी के अंदर आने की आवाज़ आई, फिर कोई इसके साथ आ बैठा। आज मेरा चालान होते होते बचा। पूछो क्यों? किसी और ही धुन में महसूस सा बता रहा था। वो एकदम खड़ी होगी। जहां ने हैरत से सर उठाकर इसे देखा। इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हया, क्या हुआ? मामू ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। इसने यही अंदाज़ा लगाया कि वो अब्बा की वजह से रो रही है। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। वो रोते हुए इंतहाई कह पाई, बमुश्किल कह पाई। आंसू हर मंजर पर गालिब आने लगे। वो पूछता रह गया, मगर वो अंदर दौड़ी चली आई थी। पूरी रात वो सो नहीं सकी थी। इतनी जिल्लत, इतना तमाशा। ताया दुरुस्त भी होते, फिर भी ये कौन सा तरीका था बात करने का? अब तक पूरे खानदान को पता चल चुका होगा। वो हर जगह बेइज्जत होकर रह गई थी। रात भर वो रोती रही। सुबह सर भारी हो रहा था। फ्रेश होने तक इसने फैसला कर लिया था कि आज वो अब्बा से बात करके ताया अब्बा को
इनका अटारनी इन्फेक्ट बना देगी। ताया अब्बा को मसला इसके हिजाब से नहीं, इसके ऑफिस आने से था, सो वो ये सारा मसला ही ख़त्म कर देगी। नाश्ते की मेज़ पर वो और फातिमा अकेली थी। सबीन फूफो अब्बा को नाश्ता करवा रही थी और जहान पता नहीं कहाँ था। ये होता है माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम। सारे ख़ानदान में बेइज्जती करवा के रख दी। फातिमा खफकी से बोले जा रही थी। वो सर झुकाए चंद लुकमे बमुश्किल जहर मार कर सकी, फिर उठ आई। ऐसे लम्हों में वो इस सेमिनार में वापस पहुंच जाया करती थी जो इसने अनातोलियन इस्तांबुल में अटेंड किया था। इसे शीशे की दीवारों से टक्कर खा कर गिरती चिड़ियाँ याद आई थी। इसने भी तो अपने इर्द गिर्द ऐसी ही दीवार खड़ी कर दी थी और ये लोग तो इन्हीं परिंदों की तरह थे। पहले वो इनकी बात सुन लेती थी तो वो समझते थे कि अब भी सुनती रहेगी। वो इस तरह इसको थका नहीं सकते थे। शीशे की दीवारों से टकराने में नुकसान परिंदों का ही होता है, दीवार का क्या फ़र्क पड़ता है। अब्बा इसी तरह नहीफ व कमज़ोर लग रहे थे। इसे देखकर ज़रा से मुस्कुराए। काम कैसा जा रहा है? सब ठीक है अब्बा। इसने आहिस्ता से सब आंसू अपने अंदर उतार लिए और बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली, बहुत मेहनत कर रही है ये लड़की। फूफो मुस्कुरा कर कहती नाश्ते के बर्तन उठा रही थी। पता नहीं उन्हें रात के वाक़े का इल्म था या नहीं, फिर भी इनसे निगाह न मिला सकी। ऑफिस में एक बुरी खबर इसकी मुंतज़िर थी। ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट उन्हें नहीं मिला था। इस बात ने इसे मज़ीद शिकस्ता दिल कर दिया था। इसने बाकर साहब को बुलवाया ताकि इनको अपने इरादे से आगाह कर दे और वकील को बुलवा सके, मगर पहले इसने बेख्तियार ही वो तकलीफ़ दो मौजू खुद ही उठा लिया। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी, फिर हमें प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला? रात के वाक़े की थकन और अजियत इसकी आंखों में उतर आई थी। उन्हें हमारा प्लान पसंद नहीं आया, वो शायद कुछ और चाहते थे। अच्छा, वो खामोश हो गई। कुछ सोचकर इसने बाकर साहब से कोई बात नहीं की और उन्हें बेच दिया। इनके जाने के बाद इसने सारा प्रोजेक्ट प्लान निकाला और एज नो जायज़ा लेने लगी। ठीक है, वो आज ऑफिस छोड़ देगी और ये भी ठीक है कि इसे इन मामलात का कोई तजर्बा नहीं, मगर वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि इससे गलती कहाँ हुई है। तमाम खाके अच्छे थे, बकौल आर्टिकट बेहद शानदार, मगर जब इसने पहली दफ़ा इनको देखा था तो इसके जहन में क्या बात आई थी? कुछ गैर आरामदेह लगा था इसे। इसने जहन पर जोर दिया और एकदम किसी बहती नदी की तरह वो ख्याल उमड़ आया, मौत का कुआं, और अगले लम्हे ही इसे गलती नज़र आ गई। दावर भाई की शादी की कुछ शॉपिंग फातिमा और इसने लाहौर से की थी। किसी काम से वो शाल में मार्केट चले आए। गलती ये की कि अपनी कार ले गई। वहाँ एक मल्टी स्टोर पार्किंग बिल्डिंग में कार पार्क करना पड़ी, वो भी चौथी मंजिल पे। गोल गोल घूमती मंजिलें, तंगो तरीक जगह, गाड़ी ऊपर चढ़ना यूं था गोया मौत के कुएं पे ड्राइव करना। तब ही इसे मल्टी स्टोरी पार्किंग इमारत बहुत बुरी लगी थी और इसके प्लान में ट्रेड सेंटर की पार्किंग एक छोटे रकबे पर मल्टी स्टोरी बनाई गई थी। इसे तामीराती कामों का तजर्बा नहीं था, मगर शॉपिंग का एक तवील और वसी तजर्बा था। फिर ये इतनी बड़ी गलती इससे पहले क्यों नज़र नहीं आई? शायद इसलिए कि पहले वो खुद को कम इल्म समझकर आर्टिकट पर भरोसा कर रही थी। अंधी तनकीद, मगर अब अपनी अकल से सोचा तो चौंक गई। लोग एक खुला और ज़मीनी पार्किंग लॉट पसंद करते हैं और मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग्स तो इधर कम ही बनती थीं। फिर आर्टिकल ने ऐसा क्यों किया? वो जा रही है तो पहले इन साहब से ज़रा दो टोक बात तो कर ले। यही सोच कर वो बाहर आई। तुर्कों से इसने खुद चलकर जाना सीखा था। वहाँ किसी से रास्ता पूछा तो वो आपके साथ चलकर मंजिल तक छोड़ के आता है। सर, वो खुद आर्टिकट साहब से मिलने चली आई, लेकिन कॉरिडोर के सिरे पर वो एकदम पीछे हुई। वलीद और आर्किटेक्ट रिजवान साहब किसी बात पर हंसते हुए अंदर जा रहे थे। वो उल्टे कदमों वापस आई। एक सुर्ख बत्ती जलने बुझने लगी थी। कहीं कुछ गलत था, कुछ गड़बड़ थी। वापस अपनी सीट पर बैठी वो कितनी ही देर सोचती रही। फिर अपने पर्स में से कोई मोबाइल लिए हाथ डाला तो वो मखमल का टुकड़ा भी नज़र आ गया, जिस पर सुनहरी धागे से 2 अल्फाज लिखे थे। वो इसे 2 उंगलियों में घुमाती उलट पलट करती सोचती रही। फरार हर मसले का हल नहीं होता, मसलों का हल ढूंढना पड़ता है, रास्ते को तलाश किया जाता है। मेजर अहमद के सबक इसे याद आया था। चंद मिनट में इसने अपना इरादा बदल लिया। वो फिर से काम करने के लिए तैयार थी। कोई इसके बाप के साथ गद्दारी कर रहा था। इसे साथ गड़बड़ के मंबा को ढूंढना था। कॉन्फ्रेंस रूम में सब मौजूद थे। वो बिना सब किसी को देखे सरबराही कुर्सी पर आके बैठ तो गई थी, मगर सर उठाकर ताया फरकान और दावर बाई चाचा को नहीं देखा था।
इनसे निगाह मिलाना कितना अजियतनाक था इसे अंदाज़ा नहीं था। रात के ज़ख्मों से फिर से खून रिसने लगा था, मगर वो कितने आराम से इनके सामने बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो आपने प्रोजेक्ट हार दिया। ताया फुरकान नहुसत भरी संजीदगी से इसे मुखातिब किया। इसने अपना झुका हुआ सर उठाया। वो ताया फुरकान की बेटी की तरह रात गए पकड़ी नहीं गई थी, जैसा कि ताया ने एक दफ़ा इसे फ़ोन किया था कि वो सर उठा ना सकती हो। ना ही वो जाहिद चचा की बेटी की तरह चीख चिल्लाकर दावर बाई के पूरे ख़ानदान में बेइज्जत करने की मुजरम थी। जाहिद चचा ने इसे सख्त सुनाते हुए अपनी बेटी की हरकत की क्यों फरामोश कर दिया। वो ताया ने भी कभी दावर की तरह इस बेइज्जती बाज पुरुष की नहीं की, फिर अब मगर वो हिजाबी लड़की थी, और कोई हिजाबी लड़की पे कितना ही कीचड़ उछालने की कोशिश करे इससे मिला नहीं कर सकता था। जी सर, मैंने हार दिया। ताया की आंखों में आंखें डालकर इसने सपाट अंदाज में कहा। क्या आप वजह बताना पसंद करेंगी? वलीद की बात पर इसने गर्दन मोड़कर इस संजीदगी से पूछा। मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ वलीद साहब, दुरुस्त। फिर आपको मुतल्ला करना चाहूँगी कि ग्रीन हाउस वाला प्रोजेक्ट डिले करने पे मजबूर हो चुके हैं। क्यों? वो चौंकी। इसे मालूम था कि वो कितना अहम प्रोजेक्ट था, क्योंकि बजट नहीं है, फंड्स कम पड़ रहे हैं हमारे पास इसको कैरी ऑन करने के लिए। इतना पैसा नहीं है। इसने एक कागज़ हया की तरफ बढ़ाया जिस पे एक लंबा सा फिगर लिखा था। इतनी रकम का इंतज़ाम कैसे होगा? वो सच में मुस्तरिब हो गई। मगर इस तरह प्रोजेक्ट बंद करने से तो बहुत नुकसान होगा। फिर क्या करें? ये मेरे अब्बा का प्रोजेक्ट था, हम इसको यूं कालफ नहीं कर सकते। वो फिक्रमंदी से कह रही थी। तुम हमें यह अमाउंट ला दो, हम इसे जारी रखेंगे। बात ख़त्म, जाहिद चचा ने बेजारी से कहा। वो दोनों ताया चचा से यूं मुखातिब कर रहे थे जैसे वो इनके भाई की बेटी ने मुलाजमा हो। वाकई अगर मैं आपको यह अमाउंट ला दूं तो आप काम को जारी रखेंगे? क्या आप ज़बान दे रहे हैं? इसका लहजा तेज़ हो गया। इसका चैलेंज करता, मजाक उड़ाता अंदाज इससे पहले ज़्यादा बुरा लगा था। रात के ज़ख्म फिर से खर्चने लगे थे। बिल्कुल, ताया फरकान ने शाने झटके। ठीक है, मैं पीर की सुबह आपको अपने फ़ैसले से आगाह कर दूंगी। वो फाइल बंद करते हुए हतमी अंदाज में बोली। फिर जब वो अपने ऑफिस आई तो मोबाइल बज रहा था। इसने कुर्सी पर थके थके अंदाज में गिरते हुए फ़ोन उठाया। नंबर जहान का था। कैसी हो? वो छूटते ही फिक्रमंदी से पूछने लगा। ठीक हूँ, इसने उंगलियों से पेशानी मसलते हुए जवाब दिया। बेख्वाबी के बायस सर बेहद दर्द कर रहा था। चलो फिर लंच साथ करते हैं। मैंने एक छोटा सा इटालियन रेस्टोरेंट देखा है, तो मैं एड्रेस समझाऊं? सारे दिन में वो पहली दफ़ा हंसी थी। ये मेरा शहर है जहान, मुझे इसके रास्ते मालूम है। रेस्टोरेंट का सिर्फ नाम बताओ। वो भी हल्का सा हंस दिया। ओह सॉरी, F3 में इटालियन ऑन पे आ जाओ। कार ड्राइवर चला रहा था। वो पिछली नशिस्त पे बैठी सेलफोन पे नंबर मिला रही थी। इसने अब्बा की नसीहत पे अमल करने का सोचा था। कॉल मिलाकर इसने फ़ोन कान से लगाया। सद शुक्र कि उन्होंने कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान अंकल, मैं हया बात कर रही हूँ। कॉल ट्रैफिक के साथ ही बहती चली जा रही थी। इस तरह इसके तने परेशान असाब डीले पड़ते जा रहे थे। इसने बात ख़त्म की तो ऑफिस से फ़ोन आ गया। वेंडर माल की सप्लाई खोलने पे तैयार ना था, और पुरानी कीमत पे तो हरगिज़ नहीं। सरासर ब्लैकमेलिंग थी, और ब्लैकमेलिंग से इसे सख्त नफरत थी। कल मेरी मीटिंग अरेंज करवा दें वेंडर से। मैं इन साहब से खुद बात करना चाहूँगी। इसने बंद कर दिया। कार रेस्टोरेंट के सामने आ खड़ी हुई थी। वो तालवी रेस्टोरेंट की बलाई मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। दोपहर का वक्त था, तमाम मेज़ें खाली थी। हाल की एक दीवार शीशे की बनी थी, जिससे नीचे डबल डोर और इसके पार ग्रीन बेल्ट के दरख्त सब्ज़ार नजर आ रहा था। शीशे की दीवार के साथ कोने की मेज पे वो बैठा था। इसे आते देखकर वो धीरे से मुस्कुराया। वो बिना किसी दिक्कत के इसे निकाब में पहचान लेता था। पहली दफ़ा जब वो निकाब में इसके पास गई थी तो फ्रीडम फ्लोटिला के एहतजाज के दिन, तब भी इसने कोई हैरानी जाहिर नहीं की थी। शायद वो हैरान कम ही होता था। पहले फैसला कर लो, लंच किसकी तरफ से है? कुर्सी खींच कर बैठते पर मेज़ इसने अपना पर्स रखा। ऑफ कोर्स तुम्हारी तरफ से है। अस्कर एंड सन्स की कायम मुकाम MD गरीब आदमी को लंच करवा सकती है। श्योर, इसने बशाशत से कहते हुए मोबाइल रखने के लिए पर्स खोला। मखमल का टुकड़ा अंदरूनी जेब में 1000 के नोट के साथ रखा था। 1000 का नोट। वो जिप बंद करते हुए चौंकी, फिर नामनहूस से अंदाज में पर्स को अंदर से देखा। इसका रुपयों वाला पाउच ऑफिस में ही रह गया था।
अब सवाए लावारिस से इस नीले नोट के इसके पास कुछ नहीं था। अल्लाह अल्लाह, कारोबारी उलझनों में पहुंच उठाना याद ही नहीं रहा। अब क्या करे? क्या हुआ? एमडी साहिबा पैसे तो नहीं बोल आई? वह मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। एक तो इस आदमी की अकाबी नजरें। इसने संभल कर पर्स बंद किया। तो एमडी साहिबा से इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत की तवक्को कर सकते हो? बज़ाहिर मुस्कुराते हुए सीधी हुई। नहीं खैर, ऑर्डर करो। तुम्हारा शहर है, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। वो पीछे होकर बैठ गया। हया ने श्योर कहते हुए मेन्यू कार्ड उठाया। इसको लंच करवाना था और वो भी 1000 के नोट से। एटीएम भी पाउच में था और वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी जिससे जहान को पता चले कि वो पैसे वाकई बोल आई है, वरना अदायगी कर देगा। सवाल अना का था, लेकिन 1000 में इसे तालवी कैसे करवाऊं? इसने कदरे इस्तराब से फरस्त देखी। सुनो, सिर्फ मेन कोर्स मंगवाना, सलाद, स्टार्टर्स और ड्रिंक्स के फालतू अखराजात मुझे पसंद नहीं है। वो कुर्सी की पुश से टीक लगाए, मुस्कुराहट दबाए इसे बगौर देखता कह रहा था। ओके, मुझे तो कोई ख़ास भूख नहीं है, दिल ही नहीं चाह रहा। ऑर्डर देकर इसने कार्ड रख दिया। जहां ने मुस्कुराहट दबाते हुए समझ कर सर हिलाया। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गई। वो शीशे की दीवार से बाहर देखने लगी। इस शीशे में से तो कोई परिंदा नहीं आ टकराया था। शायद परिंदे तामीर के बाद सिर्फ पहले मौसम में टकराते हों, बाद में आदी होकर रास्ता बदल लेते हों। रास्ता परिंदों को ही बदलना पड़ता है, दीवार तो वैसे ही खड़ी रहती है। कल क्या हुआ था? हया ने निगाहें मोड़कर इसे देखा। अब तक तुमने पता तो करवा ही लिया होगा। बहरहाल ताया ने सारे खानदान के सामने मेरे पर्दे की वजह से बेइज्जत किया, तमाशा बनाया और घर से निकाल दिया। इसके अलावा कुछ खास नहीं। जहान ने कदरे तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। इस तरह लोगों को जलील करने